हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे लीवलिंग के अगले सेशन के बारे में, जिसके अंदर हम यहाँ पर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सवालों को सोल्व करेंगे। इस सिलसिले को आगे चालू करता हूँ मैं यहाँ पर। देखो एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन ये पर्टिकुलरली आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। चलो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस की आप लोगों की हाइट क्या होनी चाहिए सो डेट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी आपको विजिबल दिखाई दे। चलो क्या कहते हैं, अब देखो इस तरह के सवाल आप लोगों को किस तरह से निकालने हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो आप लोगों को दिखाई देने के लिए कोई भी चीज दिखाई कब देगी, जब तक वो होराइजन तक नहीं पहुंच जाती। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही? बिल्कुल। तो देखो आपको देखना है कि मान लो एक लाइट हाउस में आप लोग यहां पर खड़े हुए हो, है ना, लेट मी से आप लोग यहां पर खड़े हुए हो, है ना, ठीक है। यहां से आप लोग देख रहे हो, देखो मैं ऑन दी अर्थ बात कर रहा हूं, यहां पे ही आप लोगों की आंखें है ना, ठीक है। अब रे को मेरे को यहीं से बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। आपकी हाइट को कंसीडर नहीं कर सकता मैं, ठीक है, फिलहाल हाइट को नहीं कंसीडर कर रहा। कह रहा हूं आप लोग अर्थ में इस पॉइंट पे हो पर्टिकुलर, ठीक है। आपको कोई चीज यहां पर तब तक दिखाई देगी जब तक होराइजन नहीं बन जाता। क्या नहीं बन जाता? होराइजन नहीं बन जाता, क्षितिज नहीं बन जाता, हिंदी के अंदर बात करूं तो, ठीक है। तो आपको अगर लाइट हाउस देखना है तो लाइट हाउस की हाइट डेट मस्ट बी दिस, ठीक है। ये आपकी हाइट होनी चाहिए, ये आपकी हाइट है, ये लाइट हाउस की हाइट है। यहां पर आपको दिख पाएगा, अगर लाइट हाउस की यहां देखो, आंख तो ऐसे ही दिख पाएगी ना, आपकी आई दिख पाएगी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में, जबकि अर्थ है मेरा कर्व्ड। तो आप लोग यहां पर देखो, ये जो हाइट है ना, ये हाइट आप लोग कितनी देख पाएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कर्वेचर कैसा है, रिफ्रैक्शन कैसा है। तो बेसिकली ये हाइट कुछ नहीं है आप लोगों की, ये वैल्यू है कॉम्बाइंड करेक्शन की। क्या है? ये वैल्यू है आपकी कॉम्बाइंड करेक्शन की। जो कॉम्बाइंड करेक्शन लगाते हो उसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि सर देख कितना पा रहे हैं, है ना। तो अगर यदि आप लोग यहां पर हो और आप एक लाइट हाउस को देख पाओ तो लाइट हाउस एच हाइट का दिखेगा। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 3 किलोमीटर। अगर 3 किलोमीटर दूर चले जाओ तो 3 किलोमीटर बाद तो कर्वेचर आ जाएगा। और लाइट हाउस अगर यदि इतनी हाइट का रहा तो आप लोगों को यहां से दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, है ना। तो 3 किलोमीटर दूर कोई चीज आपको दिखती नहीं दिखती, क्योंकि देखो आप लोग देखोगे ना, तो जब आप लोग एकदम स्ट्रेट देखोगे तो आपको एक ऐसी जगह नजर आती है जहां पर आप लोगों को यहां पर धरती और साथ के साथ ही आसमान मिलता हुआ नजर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं होराइजन, ठीक है। आप लोग देख कहां सकते हो, जहां तक दिखोगे वहां तक होराइजन नजर आएगा। तो आप यहां पर खड़े हो, आप लोग डायरेक्ट देख रहे हो, तो जहां तक बिल्डिंग दिख रही है, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा, ऑब्वियस बात है। तो अगर यदि इस लाइट हाउस की इतनी हाइट है 3 किलोमीटर दूर तक, यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर दूर है, और अगर यदि ये एच हाइट की ये वैल्यू है तो आप लोग देख पाओगे। अब इस टाइम पे आपका कर्वेचर भी इंपैक्ट आ रहा है और साथ के साथ रिफ्रैक्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकता हूं कि ये एच कुछ भी नहीं है, ये कॉम्बाइंड करेक्शन की वैल्यू है। तो कॉम्बाइंड करेक्शन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कॉम्बाइंड करेक्शन की वैल्यू आती है मेरी -0.0673 इंटू डी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये सी कुछ भी नहीं है, ये हाइट दिखा रहा है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव लिखने से कोई मतलब नहीं है, हाइट को आप माइनस प्लस में नहीं देख सकते। तो यहां से कह दूं तो जो हाइट निकल के आएगी बिल्डिंग की, वो निकल के आएगी 0.0673 इंटू 3 का स्क्वायर है तो लगभग 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो डी की वैल्यू मैंने यहां पर क्या पुट कर दी, 3 कर दी। किलोमीटर में पुट करते हैं, आंसर मीटर में आता है। आंसर मीटर में आएगा इस इक्वेशन में, यहां पर आपको ये किलोमीटर के अंदर पुट करना है, डी को किलोमीटर में पुट करना है, आंसर मीटर के अंदर आ जाए, है ना। तो 3 का स्क्वायर कर दिया आप लोगों ने, यहां पर 3 का स्क्वायर किया 9, और 9 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप लोग करोगे तो आपको पता है कि लगभग आप लोगों का आंसर किसके आसपास आएगा, तो देखो 0.605 के आसपास आएगा। अब एसएससी कैलकुलेटर तो आप लोगों का अलाउड करता नहीं है। कैलकुलेटर अगर यदि यहाँ पर आप लोग का अलाउड करता नहीं है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर से आप लोग यहाँ पर काम चलाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट आंसर अगर यहाँ पर मैं इसका चेक करूं तो 0.0673 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो 605 के आसपास आ रहा है। दैट मींस सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों से क्या कहना है, कैलकुलेट करना है आपको ट्रू आरएल ऑफ अ पॉइंट ए आफ्टर करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। कर्वेचर रिफ्रैक्शन की एरर को आप लोग करेक्ट करें, फिर आप लोग यहां पर किसी पॉइंट का करेक्ट आरएल बताएं। आरएल बताना है आपको, ठीक है। स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 2.56 मीटर, ठीक है। Staff reading from the same station on a benchmark of RL is 100 meter is 1.34 मीटर। क्लियर? देखो यहां पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। आपको क्या बोला है कि सर देखो एक बेंचमार्क है। देखो आप पूरे सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ें तो पूरे सवाल में आप लोगों से क्या कह रहा है, आप लोगों से बोल रहा है कि आपको ट्रू आरएल निकालना है और
वे पे आपको रिफ्रैक्शन भी चेक करना है आपको, और कर्वेचर की एरर भी आप लोग करेक्ट करनी है। अब रीडिंग के बारे में बात कर लें। स्टाफ रीडिंग जो आपने ली है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो लिए आप लोगों ने 2 किलोमीटर दूर से, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर से ली है, और जो रीडिंग ली है वो आप लोगों ने ली है 2.56 मीटर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां पर मान लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों के सामने कि सर ठीक है, मैंने यहां से रीडिंग लेना चालू किया और रीडिंग मैंने यहां से ले रहा हूं, ये रीडिंग मैंने ली है कितने किलोमीटर दूर, तो ये रीडिंग जो मैंने ली है ना यहां पर, ये ली है समथिंग समथिंग कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर दूर, है ना, 2 किलोमीटर दूर, क्लियर है, बिल्कुल। अगली पॉइंट आप लोगों से कह रहा है कि जो रीडिंग आप लोगों ने ली है ये लिए 2.56 मीटर, ठीक है, और जो स्टाफ रीडिंग आप लोगों ने लोगे सेम स्टेशन से बेंचमार्क के ऊपर, वो लिया आप लोगों ने ये कि ये बेंचमार्क है इसका 100 मीटर, और यहां पर आप लोगों ने जो रीडिंग ली है यही रीडिंग, ये रीडिंग निकल गई 1.34 मीटर, है ना। तो आपको यहां पर इस पॉइंट ए का आपको यहां पर आरएल बताना है, इस ए का आरएल बताना है, यही पूछा हुआ है आप लोगों से सवाल, ठीक है। स्टाफ रीडिंग लिया आप लोगों ने, वो कितनी 2 किलोमीटर लिए, पॉइंट ए से 2.56 मीटर आई है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। और आपको यहीं पे इस पॉइंट का क्या चाहिए कि आप लोगों को यहां पर इस पॉइंट का आपको आरएल निकालना है, निकाल के देखो, देखो तो यहां से आप लोग चेक करो तो ये 100 मीटर, ये 1.34 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया यहां तक की जो हाइट हो गई, ये हो गई 101.34, ठीक है। 101.34 में से अगर यदि आप 2.56 घटाते हो तो आप लोगों को यहां पर करेक्ट आंसर यहां से मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में मेरे को 2.56 ही घटाना है? देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो यहां तक आ गई, यहां तक की हाइट कितनी है 101.34, लेकिन यहां पर से ये स्टाफ रीडिंग आप कितनी घटाओगे ये डिपेंड करता है आप लोगों की इसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या लेते हो। तो सबसे पहले तो मैं ए पे ट्रू रीडिंग चेक करता हूं, तो ट्रू स्टाफ रीडिंग निकालो। तो ट्रू स्टाफ रीडिंग निकालने के लिए आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर रीडिंग है 2.56, इसमें आप लोगों को यहां पर करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब करेक्शन किस किस का लगेगा, ये कंबाइंड करेक्शन लगेगा यहां पर, तो सी ले लेता हूं, ठीक है। सी की वैल्यू मुझे यहां पर पता है, सी की वैल्यू कितनी आती है 0.0673 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर माइनस में आता है, तो सी की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं मैं यहां पर, 2 किलोमीटर दूर है तो हम लोग यहां पर इसको पुट कर देते हैं, तो 0.0673 इनटू मैं यहां पर कर देता हूं 4, ठीक है। तो आंसर आ रहा है मेरा यहां पर 0.2692, है ना। तो यहां पर कर देता हूं मैं यहां पर बराबर 2.56 माइनस 0.2692, है ना, बराबर ये वैल्यू हो गई आपकी 2.56 में से इसको घटा देंगे, आंसर निकल के आ रहा है 2.2908, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर आप लोगों को यहां पर इसका करेक्ट आरएल निकालना है, तो करेक्ट आरएल आप लोग निकाल लो, करेक्ट आरएल यहां पर आप लोग निकाल लो, है ना। सी का नेचर नेगेटिव है ना, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेचर दिखा रहा है, और यहां पर मैंने माइनस लगा दिया, तो यहां पर आप नहीं भी लगाओगे ना तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आप नेचर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा काम, है ना। पर मैं समझाने के लिए यहां पर ये नेचर लिखा है, यहां पर याद रखना है नेचर लिखा है मैंने, है ना, यहां पर माइनस लगाया, ये नेचर लिखा है इसका, है ना। चलो तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये वैल्यू आ गई ट्रू स्टाफ रीडिंग। अब देखो, अब यहां पर आप लोगों को निकालना है आरएल इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का, तो ए पॉइंट पे आरएल देख लो आप लोग, तो कितना आएगा 101.34 माइनस कर दो आप लोग यहां पर 2.2908, कितना आंसर है देख लो, तो आ गया 101.34 माइनस कर दूंगा आंसर, तो करेक्ट आंसर आप लोग का आ जाएगा 99.0492, ठीक है, 99.0492, दैट मींस 99.05 वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर लिया आज के सेशन का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करो आप लोग एरर इन स्टाफ रीडिंग कितने डिस्टेंस पे, 100 मीटर के डिस्टेंस पर, ड्यू टू आउट ऑफ सेंटर बाय 4 डिवीजन ऑफ बबल। बबल जो है 4 डिवीजन खिसक गया, आप लोगों को यहां पर 100 मीटर की डिस्टेंस और आप लोगों को यहां पर निकालना है, बिल्कुल एरर निकालनी है। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब आप लोगों को यहां पर दे रखी है 30 सेकंड्स दे रखी पर 2 mm डिवीजन। देखो क्या क्या रखा है, क्या क्या दे रखा है, आपसे बोला हुआ है अगर बबल मान लो सेंटर पे होता, देखो बबल अगर सेंटर पे होता है ना, तो बबल अगर सेंटर पे होता तो लाइन ऑफ साइट सीधी आती है ना, लेकिन बबल अगर यदि आप लोगों का सेंटर में नहीं है तो यहां पर ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग क्या कर जाएगी, ये डिस्प्लेस कर जाती है, और जो डिस्प्लेस कर गई लेट मी से अल्फा एंगल, यही होता है जब बबल आपका सेंटर में होता है तो रीडिंग अच्छी चलती है, जब बबल अगर सेंटर से थोड़ा सा खिसकता है तो आपकी रीडिंग में चेंज हो जाती है। बबल सेंटर में होता है तो आप देख रहे होते सीधे स्ट्रेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब बबल आप लोगों का सेंटर से खिसकता है तो आप देख रहे होते इंक्लाइन डायरेक्शन में। अब इंक्लाइन में ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, तो कह दिया
4 डिवीजन किसका है? कितना डिवीजन किसका है? 4 डिवीजन। तो n की वैल्यू हो गई 4। कितना डिवीजन किसका है? 4 डिवीजन किसका है? एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? एक डिवीजन की लेंथ कहलाती है आपकी 2 mm। दे रखी है आपको यहां पर, कहां दे रखी है? देखो 2 mm का एक डिवीजन है ना? क्योंकि सेंसिटिविटी हम लोग जब निकालते हैं तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि n बराबर 1 पे आप लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी निकलती। सेंसिटिविटी क्या होती है? एक डिवीजन पे घूमने से, एक डिवीजन पे घूमने में कितने लेंथ लिया है इसने? देखो 30 सेकंड्स लिए पर 2 mm डिवीजन। 2 mm डिवीजन का मतलब है यहां पर ये n की वैल्यू 1 है, यानी कि एक डिवीजन था जिसकी लेंथ कितनी है? 2 mm। तो लेंथ ऑफ द डिवीजन आपको कितनी? 2 mm दे रखी है। सेंसिटिविटी हमारी निकलती है कि एक डिवीजन के घूमने से या एक डिवीजन पे बबल के इधर से उधर चले जाने पे कितना एंगल बना। एक डिवीजन भी इधर से उधर, जब बबल यहां सेंटर में था तो सीधा देख रहे थे आप लोग, बबल जैसे एक डिवीजन डिस्प्लेस किया कितना एंगल बनेगा, इसको आप सेंसिटिविटी बोलते हो, है ना? तो आप लोगों को दे रखा है 30 सेकंड्स की सेंसिटिविटी दे रखी है। सेंसिटिविटी को मैं अल्फा डैश लिखूंगा और जनरल एंगल को मैं अल्फा लिखूंगा, ठीक है? तो अल्फा डैश बराबर दे रखी है 30 सेकंड, ठीक है? अब मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया हुआ है कि अल्फा डैश बराबर होता है आप लोगों का यहां पर S बाई एन डी बराबर L बाई R, है ना? यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अल्फा डैश हो जाएगा, n की वैल्यू नहीं पुट करोगे तो ये आपका अल्फा रहेगा, ठीक है? ये आपका अल्फा रहेगा। आगे देखो, इसको अगर मैं और अच्छे से करूं तो यहां से आप लोग कर सकते हो कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो अल्फा बराबर आप लोग यहां पर लिख सकते हो S बाई एन डी, S बाई एन डी इक्वल टू L बाई R को आप लोग यहां पर सॉल्व कर लो। देखो अब इस अल्फा को रहने दो, अल्फा को भूल जाओ, अब इन दोनों को देखो सिर्फ, है ना? तो यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालना है यहां पर आप लोगों को स्टाफ रीडिंग निकालनी, कैलकुलेट करनी स्टाफ रीडिंग। तो S बराबर आप लोग देखो तो हो जाता है एन डी एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, है ना? ठीक है, एन डी एल अपॉन आर, ठीक है? अब अल्फा बराबर अगर यहां पर मैं इन दोनों को लूं तो अल्फा बराबर होता है आप लोगों का, अल्फा डैश बराबर होता है एल बाई आर इंटू 22 62 65। अगर मैं यहां पर इसको भी सेकंड्स में ले लूं, इसको भी सेकंड्स में ले लूं, देखो याद रखना 22 62 65 क्यों लिखा है? ये आपका रेडियन के अंदर है, ये आपका रेडियन के अंदर है, ये पूरा रिजल्ट रेडियन के अंदर है ना? एल बाई आर ये रेडियन के अंदर चल रहा है पूरा पूरा ना, ये रेडियन में चल रहा है, इसीलिए रेडियन को चेंज करने के लिए, डिग्री में चेंज करने के लिए मैं यहां पर इस रिलेशन को अल्फा और एल अपॉन आर वाले रिलेशन को इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों लिखा है रिलेशन? क्योंकि यहां पर आपको सेकंड्स में दे रखा है। तो अल्फा डैश आपको दे रखी 30 सेकंड्स, सेकंड से सेकंड्स कैंसिल हो जाएंगे तो 30 बराबर आप लोगों का बचेगा, 30 बराबर आप लोगों का बचेगा एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है, एल की वैल्यू आप लोगों को दे रखी 2 mm 2 डिवाइड बाय आर की वैल्यू आप लोगों को यहां पर नहीं पता, यहां पर आर की वैल्यू आपको नहीं पता। आप इस आर की जगह इस आर को पुट कर दो तो आर बराबर लिख सकता हूं मैं यहां पर एल अपॉन अल्फा डैश, एल अपॉन अल्फा डैश इनटू 20 62 65, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल। यहां से पुट कर दो, इस आर की जगह ये पुट कर दो तो एस बराबर आप लोग यहां पर, तो एस बराबर आप लोग यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो आर की, है ना? तो ये हो जाएगी एन डी एल अपॉन आर की जगह रख दो एल अपॉन अल्फा डैश इनटू 20 62 65, है ना? एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एस बराबर आप लोग का हो जाता है एन एन डी इंटू अल्फा डैश डिवाइड बाय अल्फा डैश डिवाइड बाय 20 62 65। इसको कैलकुलेट कर लो तो s बराबर आप लोगों का बैठेगा, n की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, अल्फा डैश दे रखा है आपको 30 सेकंड्स, डिवाइड बाय आप लोग कर दो 20 62 65। ये जो आंसर निकल के आएगा ये आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बस आपको ना चीजें पता होनी चाहिए कि किस यूनिट में क्या क्या दे रखा है ना? अब अल्फा सेकंड्स में दे रखा है तो ये रेडियन में थोड़ी पुट करेंगे, ये भी सेकंड्स में पुट कर दिए, है ना? चलो तो अब यहां पर आप लोगों को यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो 400 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देता हूं, डिवाइड बाय आप लोग कर दो 20 62 65। तो आंसर आ जाएगा मेरा यहां पर मीटर्स के अंदर कितना आ जाएगा? 0.058 मीटर्स, 0.058 मीटर आप लोगों को करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? तो देखो यहां पर ना आपका आंसर मीटर्स के अंदर है और यहां पर आंसर देखो 0.05 और ये देखो यहां पर ना आपको कुछ दे भी नहीं रखा है यार कि किसके अंदर निकाला हुआ है ना? अब चूंकि ये मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर दे रखा है तो आप लोग लगा लो अपने हिसाब से कि अब मीटर के अंदर तो दे नहीं रखा है इसने आंसर, आंसर तो देखो 0.058 मीटर ही आएगा। यहां पर 0.58 लगा देना क्योंकि यहां पर आपको पता नहीं किस तरह से क्या यूनिट दे रखा है, तो 0.58 आप लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो अगर मीटर्स में पूछ रहा है, क्योंकि इसने बोला नहीं है मीटर्स में देना है आपको आंसर, किस में देना है ना?
तो अगर मीटर्स में देना है तो 0.058 मीटर निकल के आ जाएगा, और अगर यूनिट्स चेंज कर करके दिलवा रहा है आप लोगों से तो फिर देख लो यार, आप लोग सेंटीमीटर में भी दोगे तो भी देखो 5.8 पहुंच जाना चाहिए था यार, ये है ना, देखो ये आप लोग 5.8 पहुंच जाएगा, लेकिन आप लोगों को चलो आंसर जैसे भी दे रखा है इसमें पता नहीं, पर आंसर अपना ही करेक्ट है ना, 0.058 मीटर में दे रखा, पता नहीं कौन सी यूनिट में आंसर निकलवा रहा है ना। चलो अपना आंसर सही है, बढ़ते हैं आगे। करेक्शन करना है आपको लेंथ, अच्छा करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज, देखो यहां पर आप लोगों को पता है जो करेक्शन लगता है ना, ये हम यहां पर इनिशियल वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं, है ना। करेक्शन आप लोग जब लगाते हैं कैसा, रिडक्शन टू मीन सी लेवल वाला, रिडक्शन टू मीन सी लेवल, है ना, टू मीन सी लेवल, तो ये जो करेक्शन लगता है ये लगता है -HL/R, इस फॉर्म में। यहां पर ये सारी चीजें क्या है तो बताता हूं आप लोगों को। देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कि ये आपकी MSL है, ये आपकी MSL है और ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, देखो ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, सॉरी ये अर्थ का सरफेस है, और ये आपका MSL है ना, MSL। तो जो लेंथ रहती है ना, मान लो A से लेके B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, A से लेके B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो यहां पर लेंथ अलग है और MSL पे लेंथ अलग आती है। और चूंकि ग्राउंड जो है हमारी कहीं पे देखो पहाड़ है, कहीं पे क्या है, तो ये वैल्यू जो रहती है ना, इसको H बोल देता हूं, ये आपके पास रेडियस कहलाती है, ये रेडियस कहलाती है, ये रेडियस कहलाती है, यहां से यहां तक की रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, और ये H वैल्यू कहलाती है ना। तो आपको जैसे जैसे एलिवेशन चेंज होता जाता है ये लेंथ ना आपको अलग दिखाती है, ग्राउंड के ऊपर ना अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग लेंथ आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग मिलेगी, अगर यदि आप लोग यहाँ पर जियोडेटिक टाइप का सर्वे कर रहे हो तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेंथ को AB के बीच की जो ट्रू डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर किस पे निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर MSL पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोई भी लेंथ ऑफ द लाइन को आप लोग अगर यदि इस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं MSL वाली के ऊपर, तो आप लोग उसके लिए जो करेक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं -HL/R का, ठीक है। R यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, H यहाँ पर हाइट है, और L यहाँ पर लेंथ है, और L यहाँ पर लेंथ है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है पर्टिकुलर किसी ग्राउंड के ऊपर। चलो क्या पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेजर्ड लेंथ के, तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू MSL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ जो कि आपने मेजर की, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। रेडियस के इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इसके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इसके, देखो ये देखो तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही दे रखा है, क्लियर है बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, देखो रिफ्रैक्शन करेक्शन की वैल्यू अब तो मेरे को भी याद होगी 0.0112 इंटू डी स्क्वायर, यहां पर आप पुट कर दो प्लस 0.0112 इंटू डी की वैल्यू क्या रखनी है 0.5 रखनी है, देखो ये किलोमीटर में रखना है और आंसर आपको मीटर में मिलेगा डायरेक्टली, है ना। तो यहां पर इसको पुट करके देख लो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो पुट कर लेता हूं 0.0112 इंटू आप लोग 0.5 का स्क्वायर कर दे, तो आप लोगों का आंसर आएगा 0. या फिर लिख देता हूं यहां पर 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दैट मींस ये वाला आंसर आप लोगों का करेक्ट निकलेगा, है ना। या फिर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट मेथड से भी आप लोग आंसर लगा सकते हो। आपको पता है 0.25 बैठ जाएगा, है ना। 0.112 का आप लोग यहाँ पर 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, तो 1/4 पार्ट क्या निकल के आएगा, 1/4 पार्ट कर लो तो इसका 1/4 पार्ट कितना निकल के आएगा, लगभग उतना ही बैठेगा, है ना। 100 का 1/4 0.0025 बैठेगा, तो इसका तो इतना ही बैठेगा ना, 1/4 पार्ट कितना बैठेगा 28 के आसपास बैठेगा, तो करेक्ट आंसर लगा दिया, तो देख के लगा सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर है। अगला, Which of the following expression is used to calculate RL of a point? किसी पॉइंट का RL कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, देखो किसी भी पॉइंट का RL आपको कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले तो RL कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइट पता होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, है ना। जनरली ये अगर डेटम है तो डेटम के ऊपर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता हो, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं बेंचमार्क। बेंचमार्क के ऊपर आपको सबसे पहले तो एक रीडिंग लेनी पड़ती है, बेंचमार्क के ऊपर आपको सबसे पहले तो क्या करनी पड़ती है, एक रीडिंग लेनी पड़ती है ना, बेंचमार्क की रीडिंग पता हो। उसके बाद आपको बैक साइड लेनी पड़ती है, फिर अगली वाले पॉइंट के ऊपर आपको फोर साइड लेनी पड़ती है। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको आरएल पता करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको ये पता हो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे आरएल निकालने के लिए, उसमें से आप लोग ये फोर साइड को हटाओगे तब आपका आरएल निकल के आता है, आरएल निकल के आता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता हो, फिर आप लोग इन साइड्स को घटाते चले जाओ। फोर साइड क्या कौन सी साइड होती है जिसपे आरएल आपको पता करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, दैट इज द फोर्थ साइड। जिसपे आपको आरएल पता होता है ऑलरेडी उसको बैक साइड लेते हो। तो बेंचमार्क इसका आरएल पता है आपको, यहां से नोन पॉइंट था,
इस नॉन पॉइंट के ऊपर आपने पहली साइड ली, दैट इज द बैक साइड, और सबसे आखिरी साइड आप लोग क्या लेंगे, फोर साइड, है ना। तो यहां पर यही काम करना है आपको। आपको आरएल निकालने के लिए सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का क्या होता है, बेंचमार्क का जो आरएल है उसके अंदर आप लोग बैक साइड वाले जो भी पर्टिकुलर रीडिंग आती है उसको ऐड कर देते हो, है ना। ये आप लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे देता है यहां से यहां तक, फिर इसमें से घटाते चले जाओ, आगे मिलता चला जाएगा, या तो फोर साइड घटेगा या इंटरमीडिएट साइड घटेगा, है ना। ठीक है, क्लियर, बढ़ते आगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड नहीं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइड नहीं, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर साइड। बताओ जरा, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर साइड या आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर, बताओ जरा जल्दी से क्या निकल सकता है। तो ये निकल सकता है क्या, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट नहीं निकलेगा। देखो ये भी आप लोगों का करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। अब देखो तो कौन सा आंसर निकल जाएगा, यहां पर निकल जाएगा आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फोर। ये तो मैंने आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से समझाया था, है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और माइनस फोर साइड होता है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। सेकंड मेथड ऑफ लेवलिंग याद करो। सेकंड मेथड ऑफ लेवलिंग के अंदर क्या होता है, देखो इसका अगर आरएल पता है, बेंचमार्क का आरएल पता है आपको, है ना, बेंचमार्क का आरएल पता है, ठीक है। इसमें बैक साइड ली, क्लियर है, बिल्कुल। देखो सब सेम चल रहा है ना। अगला पॉइंट है जिस पे आरएल निकालना है, पॉइंट बी पे आरएल निकालना है, ठीक है, पॉइंट बी पे आरएल निकालना है। इसके ऊपर कोई साइड ली होगी, इसके ऊपर कोई साइड ली होगी, इसको कह दूंगा बैक साइड, इसको कह दूंगा फोर साइड। आपको बस ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। बैक साइड में से फोर साइड घटा के देखो, अगर आपको पता चले कि रीडिंग बढ़ी है घटी है, उससे पता चलेगा कि आपका राइज हुआ है कि फॉल हुआ है, राइज हुआ है कि फॉल हुआ है। जैसे मान लो ये वैल्यू है 3 मीटर, बेंचमार्क देगा 100 मीटर, और ये वैल्यू है 2 मीटर। तो आपको पता है यहां पर 3 मीटर वैल्यू है, यहां पर 2 मीटर वैल्यू है, यानी कि यहां से यहां तक देखूंगा तो इन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है। रीडिंग कम हुई है, रीडिंग कम कब होगी, देखो रीडिंग कम कब होगी, ये मैं आपको अगेन याद दिला देता हूं। देखो ये एक तो ये अगर यदि सेम जगह से देख रहा हूं, एक की रीडिंग 2 मीटर है, एक की जगह एक की रीडिंग 3 मीटर। 3 मीटर जिसकी रीडिंग ज्यादा रहती है वो पॉइंट एक्चुअल में ग्राउंड में नीचे होता है, ग्राउंड में वो पॉइंट एक्चुअल में नीचे होता है। एक्चुअल में जिसकी रीडिंग कम दिखती है ना यहां से, वो रीडिंग आप लोगों को ग्राउंड में ऊपर की तरफ रहता है। तो यहां पर 3 मीटर दिख रहा है, यहां पर आपको 2 मीटर दिख रहा है, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, आप लोगों को यहां पर रीडिंग आप लोगों की घटी है, यानी कि यहां पर क्या हुआ होगा, राइज हुआ होगा। क्या हुआ होगा, राइज हुआ होगा। सेम तरह से अगर मान लो आगे की तरफ एक और रीडिंग थी, यहां पर 4 मीटर रीडिंग आ गई, मान लो लेट मी से सपोज करो 4 मीटर रीडिंग आ गई, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 2 मीटर रीडिंग थी, रीडिंग अब आप लोगों की बढ़ी है, रीडिंग बढ़ी है, तो यहां पर क्या हुआ है, ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे होगा, फॉल हुआ है, यहां पर क्या हुआ, फॉल हुआ है ना। तो आप लोग क्या चेक करते हो, जैसे यहां पर 3 मीटर है, यहां पर 2 मीटर है, क्या हुआ, 1 मीटर का आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिला, राइज देखने को मिला। 1 मीटर का राइज हो गया, 3 से 2 पे पहुंच गया, 1 मीटर का राइज हो गया, है ना। यहां पर 1 मीटर का राइज हुआ, 3 - 2 1 मीटर का राइज हुआ, तो यहां पर 100 मीटर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 101 मीटर। बिल्कुल सेम यहां पर आगे देखो, यहां पर 2 मीटर से 4 मीटर पे पहुंचे, यानी कि 2 मीटर का क्या हो गया, फॉल हो गया, 2 मीटर का फॉल हो गया, ऑब्वियस बात है रीडिंग बढ़ी है, फॉल हो गया, 2 मीटर का फॉल हो गया, तो यहां पर 101 मीटर की रीडिंग है, तो यहां पर कितनी दिखाएगी, 2 मीटर घट जाएगी, 99। तो पिछले आरएल में आप लोगों को राइज और फॉल क्या कर दे रहे हो आप लोग, ये 101 में मैंने क्या किया, राइज या फॉल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये तो कह रहा है कि राइज या फॉल जो है उसको ऐड कर देना है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर निकलेगा कि आरएल जो प्रीवियस पॉइंट है उसमें से फॉल तो माइनस हो जाता है और जो राइज होता है वो प्लस हो जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। ये आप लोगों को यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो मैंने यहाँ पर जब लेवलिंग का पहला वाला सेशन आप लोगों को समझाया था, उसी में इसका बहुत ही बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, वहां पर जाके आप रेफर कर सकते हो, है ना। बाकी फिर भी मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से अगेन यहाँ पर याद दिला दिया, रिमाइंड किया है, यहाँ पर जाके सिर्फ रिमाइंड किया है, उतना डिटेलिंग में नहीं गया हूं जितना डिटेलिंग में पहले बताया था। अगला देखो, Which of the following qualities are desirable for a good survey telescope? अच्छा सर्वेइंग टेलीस्कोप किस टाइप का रहेगा? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं आपको, है ना। देखो एक अच्छा टेलीस्कोप वो होगा जिसमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा हो। सबसे पहली चीज क्या है कि सब कुछ अच्छे से दिख रहा हो, इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही हो। क्लियर है, बिल्कुल। अगर यदि इमेजों का ओवरलैप हो जाता है तो इस पर्टिकुलर की प्रॉब्लम को आप लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। वहीं पे अगर मान लो किसी तरह से आप लोगों को फोकस नहीं कर पा रहे हो, भाई दो ही चीजें होती है। देखो टेलीस्कोप, एक अच्छा टेलीस्कोप कब बोलोगे, अच्छे टेलीस्कोप के अंदर क्या क्रोमेटिक एबरेशन रहेगा, नहीं रहेगा, इमेजेस ओवरलैप नहीं होगी, ऑब्वियस बात है। इमेजेस आपको क्लियर दिखनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, पिक्चर आप लोगों को ब्लर नहीं आनी चाहिए, बस ये चीजें चाहिए और क्या चाहिए, बिल्कुल। तो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, ओवरलैप होगा तो दिखेगा और कुछ नहीं आप लोगों को। जैसे होता है ना कभी कभी बारिश आती है तो टीवी के अंदर इमेजेस ओवरलैप होने लग जाती है, तो वो अजीब तरह का आपको सिचुएशन बन जाती है, उसमें आपको कुछ दिख नहीं पाता अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल।
तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि इमेजेस का ओवरलैप हो जाने की वजह से यहां पर आपको दिखना थोड़ा सा दिक्कत आती है। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर आपको फोकस नहीं कर पाते। मान लो एक कैमरा अभी आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अगर ये कैमरे का फोकस खराब हो जाए, ये आपको मुझे ब्लर दिखाने लग जाए, तो क्या आपको इस वीडियो को देखने में मजा आएगा? आपको कि नहीं आएगा सर, बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम आपकी कहलाती है यहां पर स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को अगला पॉइंट यहां पर याद रखना है, दो है आप लोगों को यहां पर एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म में क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रेशन की एरर नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस को आप एक्रोमेटिज्म कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखो, किसी जगह पे एरर का ना होना आप लोगों को क्या कहलाता है, वहां पर कौन सी एरर, क्रोमेटिक एब्रेशन का नहीं होना आप लोगों को क्या कहलाता है, एक्रोमेटिज्म कहलाता है, ठीक है। वेरी हाई मैग्निफिकेशन आपको नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन आपको नहीं चाहिए, आपको इमेजेस नहीं खींचनी है, आप लोगों को यहां पर सर्वे करना है, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं चाहिए, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं लिखा देता हूं कि सिंपल शब्दों में लिखा देता हूं कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है। देखो, तो क्रोमेटिक aberration is related to overlap of different images, and spherical aberration is related to poor focusing अच्छे से मिल गया ना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ chromatic aberration error is termed as achromatism। क्लियर? बिल्कुल। यहां पर ना आप एक और चीज देखो, कोई भी पर्टिकुलर टेलीस्कोप कितना अच्छा रहेगा या किसी तरह का लेंस आपको कितना अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करता है उसकी रिफ्रैक्टिव कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, कितनी एरर आने वाली है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो टेलीस्कोप ना पूरा डिपेंड रहता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कितना ज्यादा वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है ना, ठीक है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों का किसी भी पर्टिकुलर टेलीस्कोप के अंदर। तो यहां पर आप लोगों को सारी बातें बता दी मैंने आप लोगों को। तो यहां पर पूछा कि कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए अच्छे सर्वे टेलीस्कोप में। ऑब्वियस बात है, आप एरर थोड़ी चाहोगे, तो क्रोमेटिक एब्रेशन वाली एरर आप लोग नहीं चाहोगे, तो एक्रोमेटिज्म ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको यहां पर चाहिए होती है ना, इसमें एरर है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकलेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। बढ़े आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज। देखो उल्टा सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज के बाद यहां पर है ना आप लोगों को एक स्पेस देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो मोस्ट फेमस आप लोग एडवांटेजेस देखो, सबसे पहले तो आप एडवांटेजेस देखो क्या क्या फायदे हैं अगर आप इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के अंदर आप लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप के अंदर आईपीस और फोकस जो आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस है ना, उन दोनों को फिक्स रखते हैं, बीच में आप एक छोटी सी ट्यूब प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, बीच में एक छोटी सी ट्यूब प्रोवाइड करा देते हैं। वो जो ट्यूब आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो उस ट्यूब के प्रोवाइड कराने से क्या होता है कि ओवरऑल ना आप लोग इन दोनों को फिक्स कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट पीस भी फिक्स हो गया और आई पीस भी फिक्स हो गया, बीच में आपने ट्यूब प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये ऐसा नहीं है कि इसके भी विशेष ध्यान नहीं रखना, इस पे भी विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान आपको सिर्फ छोटी सी ट्यूब में रखना है। तो ओवरऑल जो लेंथ रहती है टेलीस्कोप की, ये आप लोग कम कर पाते हैं। सबसे पहली बात तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द ट्यूब आप लोग की यहां पर निकल के आती है कम। ओवरऑल लेंथ ऑफ ट्यूब, आप लोगों को रिड्यूस्ड निकल के आती है ना, तो इससे क्या करते हैं, कॉस्ट भी बच जाती है हमारी, है ना। सेकंड बात, ये जो टेलीस्कोप में इससे इसकी बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं होती है ना, तो बैलेंस टाइप का आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस नहीं मिलेगा इस तरह का टेलीस्कोप ना, टेलीस्कोप भी आप लोग का बैलेंस्ड मिलता है। नेक्स्ट क्या है
कि पूरा का पूरा जो भी आप लोग यहाँ पर टेलीस्कोप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर आप लोग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो सारा का सारा डिपेंड रहता है आपका इंटरनल ट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं कुल मिला के यहां से एक और चीज आप लोगों के सामने लिख सकता हूं कि सर जो बाकी और ऑब्जेक्ट पीस है, या फिर मैं कह दूं कि जो आपका फोकसिंग लेंस है उसके ऊपर आपको मूवमेंट कम करना पड़ता है। देखो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बोल दिया कि बैलेंस टाइप का टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आपको बैलेंसिंग कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं नजर आएगी। थर्ड बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस तरह के इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के अंदर आप लोगों को यहां पर लेसर मूवमेंट होता है, नीड लेसर मूवमेंट ऑफ फोकसिंग लेंस। ठीक है, आ जाएगा अभी, है ना। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहां पर लिखो कि ऐसे केस के अंदर जो लाइन ऑफ कोलिमेशन रहती है इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। ठीक है, ये कुछ फायदे हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखो आप लोग, डिसएडवांटेज देखो। डिसएडवांटेज में आप लोगों का सबसे मेजर डिसएडवांटेज बताता हूं आपको। सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो आपको नजर आता है क्या, कि एक एक्स्ट्रा आप लोगों ने ट्यूब डाल दी तो उसकी वजह से आप लोगों की जो ब्राइटनेस रहती है वो ब्राइटनेस आपकी कम हो जाती है, ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बात जो है मेंटेनेंस और रिपेयर के अंदर इसमें खर्चा बहुत आता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, ज्यादा चीजें रहेगी तो ज्यादा खर्चा आएगा, है ना। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिफिकल्ट रहता है इसका, और साथ के साथ ही कॉस्टली भी पड़ता है। नाउ अब देखते क्या कह रहा है। डिसएडवांटेज बताओ। देखो सबसे पहला, टेलीस्कोप ज्यादा बैलेंस रहता है ऑपरेशन के, नहीं मैंने बोला जितना बैलेंसिंग पहले थी उतनी बैलेंसिंग अब बाद में भी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो मैंने बोला बैलेंस टाइप का टेलीस्कोप है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी बैलेंस, ये भी बैलेंस रहता है, दूसरा वाला भी बैलेंस रहता है ना। लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है लेस इफेक्ट रहती है, तो ये तो फायदा हो गया ना, लाइन ऑफ कोलिमेशन डिस्टर्ब नहीं होती इस तरह के टेलीस्कोप के अंदर। नो मूवमेंट रहता है आपका स्लाइडिंग ट्यूब का, स्लाइडिंग ट्यूब का आपका मूवमेंट यहां पर नहीं करना पड़ता। तो देखो ऑब्वियस बात है, यहां पर स्लाइडिंग ट्यूब्स का मूवमेंट आप लोगों को नहीं करना पड़ता, लेकिन डिसएडवांटेज आप लोगों से पूछा, एडवांटेज के अंदर नहीं कंसीडर किया गया है, तो ये भी आप लोग यहां पर नहीं लगाएंगे। ऑब्वियस बात है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देयर आर 2 सेपरेट ट्यूब्स आप लोगों ने यहां पर प्रोवाइड की है, एक आपने प्रॉपर ट्यूब प्रोवाइड की है और एक आप लोगों ने इंटरनल वाली ट्यूब प्रोवाइड की, यानी कि 2 ट्यूब आप लोगों को डालनी पड़ी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, बिल्कुल 2 सेपरेट ट्यूब है, इनका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आएगा और यहाँ पर ये ब्राइटनेस भी आपको कम कर देगा, है ना। 2 सेपरेट ट्यूब डालनी पड़ी, ये आपका डिसएडवांटेज है। बाकी तो आपके यहाँ पर एडवांटेज है सारे के सारे, ठीक है। स्लाइडिंग ट्यूब का मूवमेंट नहीं हो रहा, ये भी फायदा है। वियर कम होगा, वियर की वजह से आप लोग का नुकसान कम होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है आप लोग। आगे देखें, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर रिफ्रैक्शन कितनी है, 0. दोनों को पूछा ना, अर्थ कर्वेचर रिफ्रैक्शन, हाँ 0.0673 डी स्क्वायर, है ना। आगे इन लेवलिंग वर्क राइज और फॉल मेथड जो है वो कंप्लीट चेक प्रोवाइड कराता है। किस किस पे प्रोवाइड कराता है, मैंने बोला तीनों पे चेक कराता है, बैक साइड पे भी कराता है, इंटरमीडिएट साइड पे भी कराता है, फोर साइड पे भी कराता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन ऑफ लेवल्स हैज बीन रन फ्रॉम अ बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन ए एंड एंड्स एट अनदर बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन दिस। द सम ऑफ बैक साइड एंड सम ऑफ फोर साइड आपको दे रखा है, आपको एरर निकालनी है आपको सर्वे वर्क के अंदर। देखो आप लोग यहां पर अच्छे से समझना, सबसे पहली बात तो आप लोग यहां पर एक चीज अच्छे से याद रखो कि सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड जो रहता है ये आपको दिखाता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ठीक है, माइनस फर्स्ट आरएल, ठीक है, कंप्लीट है। बिल्कुल आपको यहां पर दे रखा है कि आपने काम चालू किया किससे, 125.42 मीटर से, ठीक है। तो फर्स्ट आरएल की वैल्यू कितनी होगी, 125.42 मीटर। उसके बाद आपने कुछ बैक साइड ली होगी, कुछ फोर साइड ली होगी। तो जो बैक साइड और फोर साइड ली है वो आप लोगों की ये दे रखी है और फोर साइड जो है ये दे रखी है। आपको बताना है एरर सर कितनी है सर्वे वर्क के अंदर। देखो अगर मैंने पूरा काम अच्छे से किया होता तो सम ऑफ बैक साइड फोर साइड और सम ऑफ लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल बराबर बराबर आता। इस केस में आप लोगों का ऐसा नहीं हुआ, इट मींस यहां पर एरर आई होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहां से मैंने काम चालू किया था वो तो सही बात होगी, बिल्कुल। आपको ये भी दे रखा है कि फोर साइड बैक साइड में कोई एरर नहीं हुई, तो एरर कहां आ सकती है, एरर आ सकती है आपका इसके मेजरमेंट के अंदर, इसके मेजरमेंट के अंदर, है ना। या ऐसा करो, इसको नहीं भी मानो तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लो। जैसे
आपने देखा कि सर ये बैक साइड, सम ऑफ बैक साइड है 17.58, सम ऑफ फोर साइड आपको दे रखा है 17.61, इधर रहेगा ना सम ऑफ फोर साइड देखा। ये लास्ट आरएल आपको मान लो थोड़े टाइम के लिए पता नहीं है, काम चालू कहां से किया था ये तो पता है आपको बिल्कुल 142.40, 125.42, यहां से आप लास्ट आरएल निकालो। तो लास्ट आरएल जो है आप लोगों का कितना आना चाहिए था, तो लास्ट आरएल जो है भाई साहब आप लोगों का आना चाहिए था, देखो मैं बता देता हूं आप लोग, तो ये कितना है 0.03 है, तो यहां पर इसको ऐड कर दो, तो लास्ट आरएल आप लोगों का यहां पर आना चाहिए था 124.39, यही आना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन आप लोगों का आ कितना आना है यार, तो एरर कितनी आएगी, एरर कितनी, एरर बराबर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है यहां पर मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी और ट्रू वैल्यू क्या रहेगी। देखो अब काम क्या दे रखा है, अब काम आप लोग अपने को काम पे आ जाओ, अभी तो ये समझाने के लिए किया था कि मेरे को अगर मान लो नहीं पता है कि लास्ट आरएल पे काम पे खत्म हुआ है तो बात है। अब देखो यहां पर आपको दे रखा है कि दो बेंचमार्क से काम चालू हुआ, पहला इस बेंचमार्क से काम चालू हुआ, दूसरा इस बेंचमार्क पे आगे खत्म हुआ। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिनके आरएल आपको एग्जैक्ट तरह से पता होता है, एग्जैक्ट तरीके से पता होता है ना, तो ये भी आपको पता है कि कंफर्म है, ये भी आपको पता है कि कंफर्म है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि सर ये पॉइंट की वैल्यू जो है एकदम एग्जैक्टली कंफर्म है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या आती है, मेजरमेंट करके जो वैल्यू निकल के आई होगी वो निकल के आएगी आपकी 124.39, ये आपकी मेजरमेंट के थ्रू वैल्यू आएगी, ये जो मैंने फॉर्मूला लगा के निकाला, और एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी 125.45 सॉरी, तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा -0.06, ये आप लोग का मीटर कंप्लीट, ये आप लोग का यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेवलिंग वर्क के अंदर जब आपने कैरी किया इसको फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर डंपी लेवल की मदद से, ठीक है, तो जो फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, आपको इनका बुकिंग बतानी है कि इन रीडिंग को किस तरह से मैं बुक करके रखूंगा, किसके अंदर, अपनी फील्ड बुक के अंदर। देखो फॉलिंग ग्रेडियंट पे काम हुआ, इंस्ट्रूमेंट को रखती है एक जगह बिल्कुल, अब यहां से रीडिंग लो, ठीक है, पहले पॉइंट पे रीडिंग ले ली, दूसरे पॉइंट पे रीडिंग ले ली, तीसरे पॉइंट पे रीडिंग ले ली। आपको चीज बताऊं क्या, कि अगर मैं फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर रीडिंग लेना चालू करूं कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शन के अंदर, तो देखो आप कितनी भी रीडिंग ले लो, आप कितनी भी रीडिंग ले लो, है ना, रीडिंग आप जैसे पहला मान लो मैंने आप लोगों को यहां पर इस पॉइंट से चालू किया है ना, एडिश पॉइंट से, सबसे पहले तो बैक साइड लोगे ना आप लोग बिल्कुल, तो ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग, कैसे भी आप लोग ले लो, रीडिंग हमेशा बढ़ती जाएगी। अगर इसकी यहां पर रीडिंग मान लो 1 मीटर है तो इसकी यहां पर 1.2 मीटर जाएगी, इसकी 1.5 मीटर जाएगी, इसकी 2 मीटर जाएगी, ऐसे जाएगी, बढ़ती भी जाएगी हमेशा ना, फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर जब आगे रीडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, है ना, ठीक है। तो यानी कि यहां से मेरे को पता है कि रीडिंग आप लोग की अगर यदि आप लोग ले रहे हो इस डायरेक्शन में तो बढ़ती भी जानी चाहिए अगर इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर रखा हुआ है तो। जैसे कि पहली रीडिंग निकल के आई यहां पर आप लोग की 1.155, सेकंड रीडिंग 2.75, बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रही रीडिंग, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां पर घट गई, फॉलिंग ग्रेडियंट पर घट कैसे सकती है, नहीं घटेगी, घटेगी पता है कब, जब आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के वापस यहां पुट कर दोगे, कि सर इंस्ट्रूमेंट में उठा के पटक दिया, अब जो रीडिंग लूंगा अब ये आपको घटी हुई नजर आएगी, फिर आप लोग यहां पर अगली रीडिंग लो, फिर अगली रीडिंग इस पीछे वाली रीडिंग से ज्यादा ही नजर आएगी, जैसे मान लो यहां पर रीडिंग आ गई अब 0.75 और यहां पर अब अगली रीडिंग निकल के आएगी 1.79, इस तरह से रीडिंग हमेशा बढ़ती नजर आएगी, है ना। तो आपकी रीडिंग तभी चेंज होगी जब आप लोगों को यहां पर इंस्ट्रूमेंट को उठा के शिफ्ट करोगे, है ना। तो मुझे यहां से एक चीज पता चली है बड़े अच्छे तरीके से कि सर यहां से मैं कह सकता हूं कि ये सर एक ही जगह से एक तो ये रीडिंग ली है और दूसरी जगह से इंस्ट्रूमेंट को रखते मैंने यहां पर ये वाली रीडिंग ली है, ठीक है, क्लियर है। पहली रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड, आखिरी रीडिंग क्या कहलाती है, फोर साइड। पहली रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड, दूसरी रीडिंग क्या कहलाती है, फोर साइड। तो इन चारों की मार्किंग कैसे करूंगा, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर रहेगा मेरा यहां पर बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर निकल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। अगला, द ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग इज 2.5 मीटर, द ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग इज 2.5 मीटर on staff which was improperly held by at a station such that its slope was 20:1, the correct staff reading will be, देखो क्या कह रहा है,
ये कह रहे हैं सर एक ऐसा स्लोप है, इस स्लोप पे आपको स्टाफ तो ऐसे पकड़ना चाहिए था। देखो स्टाफ तो आपको पता है, स्टाफ को आपको ऐसे पकड़ना चाहिए था, है ना, लेकिन स्टाफ आपने इम्प्रॉपरली पकड़ा। अब देखो या तो हो सकता है ऐसे पकड़ाओ या हो सकता है ऐसे पकड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में यहां से थीटा एंगल बना रही है, दोनों ही केस में यहां पर क्या कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल चलेगा मामला, बिल्कुल चलेगा। यहां पर आपको दे रखा है कि सर जो स्लोप दे रखा है, स्लोप इज 1/20 का, है ना, 20 ऐसे चलेगा, 1 ये चलेगा, ठीक है। ये भी आपका थीटा एंगल पे आप लोगों ने गलत पकड़ा हुआ है, ये भी थीटा एंगल पे आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा ना, तो ग्रेडियंट है ये दोनों, ये भी थीटा एंगल पे, ये भी थीटा एंगल पे, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब आपसे क्या बोला, करेक्ट स्टाफ रीडिंग आपको निकालनी है। करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकाल के बताओ। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, यहाँ पर आपको दे रखा है कि tan थीटा बराबर दे रखा 1/20, ठीक है, tan थीटा बराबर दे रखा 1/20, बस ये दे रखा है। आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर निकाल के देना है, ठीक है। स्टाफ आप लोगों ने इम्प्रॉपरली हेल्ड किया हुआ है, यानी कि यहां पर भी आप लोगों ने देखो हमेशा ना आप लोग स्टाफ को वैसे पुट करते हैं जैसा आप लोग का एलिवेशन होता है। आप लोग कैसे, जैसे अगर मान लो एलिवेशन ऐसा है ना, तो आप स्टाफ को ऐसा सीधा नहीं रखोगे, आप लोग स्टाफ को ऐसा ही रख देते हो, है ना, डिपेंड करता है। तो स्टाफ को भी मैंने यहां पर घुमा के रखा है, और यहां पर ये भी आपकी स्लोप ऐसी थी, तो जैसी स्लोप रहती है ना वैसा ही आपको स्टाफ पकड़ना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि स्टाफ आप लोगों ने वैसे पकड़ा है जैसे स्लोप जा रही है, तो स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोगों ने यहां पर स्टाफ को पकड़ा है, इसको इम्प्रॉपर हेल्ड बोलते हैं। ये इम्प्रॉपर तरीके से हेल्ड है, आपको हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल पकड़ना होता है, लेकिन चूंकि ग्राउंड जैसा दिख रहा है वैसे मैं यहां पर उसके वर्टिकल डायरेक्शन में रखता हूं। देखो ऑब्वियस बात है, ग्राउंड ऐसा है तो मैं यहां पर ऐसा ही रखूंगा स्टाफ, है ना, सीधी बात समझ में आ रहा हो, ग्राउंड ऐसा है तो मैं स्टाफ को ऐसा ही रखता हूं हमेशा इस तरह से, तभी जाके स्टेबल होता है ना स्टाफ, है ना। ऐसा तो है नहीं ऐसा रखूंगा, ऐसा तो नहीं रखता ना, आप खुद भी देखते हो, बिल्कुल नहीं रख पाओगे आप लोग, है ना। तो मैंने यहाँ पर इम्प्रॉपर तरीके से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। थीटा एंगल ये है, ये पर्टिकुलर मामला tan थीटा बराबर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर 1/20 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, करेक्ट स्टाफ रीडिंग आप लोगों को निकालनी। अच्छा, अगर ये स्टाफ रीडिंग को मैं करेक्ट करूं तो करेक्ट करके देख लो, अगर यदि ये वैल्यू कह दूं मैं इसको AB बोल दूं, तो यहां पर जो करेक्ट रीडिंग निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, तो करेक्ट रीडिंग जो निकल के आएगी ये AB है, आप लोगों को करेक्ट रीडिंग निकालनी AB डैश, तो AB डैश की वैल्यू निकल के आएगी आप लोगों को यहां पर AB इंटू कोस थीटा, तो यानी कि आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी। कोस थीटा निकाल सकता हूं, ये 1/20 का स्लोप है, तो कोस थीटा कितनी निकलेगी, कोस थीटा बराबर आप लोग का यहां पर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आप लोग कर दो यहां पर, तो 20 डिवाइड बाय √20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लो साहब, ठीक है, क्लियर है। अब कोई ये तो नहीं पूछेगा कि सर ये जो है हमने यहां पर कैसे लिया है, तो देखो कैसे क्या लिया है, यहां पर आप लोग मान लो कि आप लोगों ने यहां पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं, यहां पर आप मान लो कि सर आप लोगों ने 1/20 की स्लोप है ये पर्टिकुलर, है ना। कोस थीटा निकालो, तो ये अगर यदि आपका थीटा है, ये 1 है, ये 20 है, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाता है आप लोग का यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 20, परपेंडिकुलर कितना है 20 + 1 का स्क्वायर, तो कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी आपकी, tan थीटा ये है तो कोस थीटा ये हो जाएगा, है। यहां से आप लोग पुट कर दो, तो आप लोग इसको AB से पुट कर दो, तो AB डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी आप लोग यहां पर कितनी 20 अपॉन √20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, अब देखो इसको कर देता हूं 401 हो जाएगा, है ना, 20.401 मल्टीप्लाई बाय 2.5, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर बैठेगा आपका 50 हो गया, ये है ना, 50 डिवाइड बाय √401, सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जनरल तरीके से बस सवाल समझना आना चाहिए, आंसर तो आप खुद भी निकाल लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है ना। देखो, इन लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ राइज एंड फॉल मेथड। देखो एक ही है सबसे पहली बात, राइज एंड फॉल मेथड लेबोरियस पड़ता है सबसे पहली बात तो, है ना, लेकिन ये तीनों इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड और बैक साइड तीनों के ऊपर आप लोग को चेक लगा के दे देता है, तो ये फायदा है इसका, है ना। तो चेक जो रहता है ये आप लोग का तीनों साइडों पर लग जाता है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इट इज रैपिड, रैपिड नहीं है, लेबोरियस है, रैपिड नहीं है, ये आप लोग का यहाँ पर टाइम टेकिंग है, ये रैपिड नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा पड़ता है ये आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। सेकंड बात, नो बैक साइड इज रिक्वायर्ड एट चेंज पॉइंट, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, आप लोगों को चाहिए होता है, चेक हो जाता है आपकी इंटरमीडिएट साइड पे, बिल्कुल चेक जो है इंटरमीडिएट साइड पे आपका लग नहीं पाता हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे, लेकिन इसमें आप लोग लगा देते हो, है ना, तो तीनों साइड पे चेक आप लोग लगा देते हो यहाँ पर, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर लगेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है इसका करेक्ट आंसर, डेट वुड बी द सी,
अगला एक बैक साइड रीडिंग है जो आप लोगों ने ली है लेवल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, स्टेशन ए के ऊपर ऑन ए बेंचमार्क, और फोर साइड आप लोगों ने यहां पर लिया है। आप लोगों को आरएल निकालना है यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेशन का। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क कितना दे रखा है, ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क की रीडिंग दे रखी है आपको, दिस इज द बेंचमार्क, और बेंचमार्क की रीडिंग दे रखी है 210.852 है ना। इसके ऊपर आप लोगों ने यहां पर रीडिंग ली, और रीडिंग कितनी निकल के, और रीडिंग जो आप लोगों की यहां पर निकल के आई है that would comes about to be 2.325 है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाएगी, देखो ये डेटम है, डेटम से हाइट है आप लोगों की कितनी 210.852, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों की हो जाएगी यहां पर, इन दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा अगला देखो फोर साइड जो आप लोगों ने लिए किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, वो लिए आप लोग कितनी 1.835, दिस इज द फोर साइड। आप लोगों को यहां पर आरएल निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट स्टेशन का, इस स्टेशन का आरएल निकाल के दे दो, निकाल दो भाई कितना आएगा, देखो 210.852 में 2.325 जोड़ो और फिर 1.835 आप लोग यहां पर घटा दो, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है तो देख लो 210. तो ये आंसर यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा कितना 211.342, ठीक है, ये हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे 211.342, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आप लोगों को यहां पर चेक करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर लोअर। कुल मिला के क्या कह रहा है कि अर्थ की कर्वेचर की वजह से, अर्थ की कर्वेचर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नीचे दिखाई देता है। बताओ जरा, क्या ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या, बताओ। अगर हम लोग यहां पर अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे होते, अर्थ की कर्वेचर को नहीं कंसीडर कर रहे होते और अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर कर रहे होते तो क्या आप लोगों को यहां पर चीजें समझ में आती है। देखो तो ऑब्वियस बात है यहां पर आप लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर जवाब आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा कि जो इफेक्ट रहता है कर्वेचर का, कर्वेचर ऑफ अर्थ का, ये ऑब्जेक्ट को लोअर या नीचे की तरफ आप लोगों को यहां पर दिखाती है। अब देखो इस पर्टिकुलर सवाल में आपको हो सकता है थोड़ा विरोधाभास सा आपको लगे, हो सकता है मे बी आप लोगों का यहां पर आंसर सही नहीं निकल गया है, तो उसको समझने का तरीका मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो क्या कहना चाह रहा है, अगर मान लो अर्थ का हम लोग यहां पर कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं ना, देखो तो आप लोग यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहां पर पूरी की पूरी ना आपको समझाता हूं सप्लाई क्या होती है। देखो ये बैक साइड है, ये आपका यहां पर बेंचमार्क का आरएल है, ये बेंचमार्क का आरएल है ना, बेंचमार्क का आरएल है, ठीक है, कंप्लीट है बिल्कुल। आप लोग सबसे पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में निकालने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, इस रीडिंग को घटाता हूं, इस रीडिंग को घटाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन में देख रहा हूं, दैट मींस यहां पर मैं अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है यहां पर मैं सीधा देख रहा हूं। अगर अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर कर रहा होता तो मैं ऐसा देख रहा होता, बिल्कुल ऐसा देखूंगा, यानी कि मैं यहां पर जब देखूंगा ना तो मैं ऐसे कर्व्ड लाइन में देखूंगा। ये लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही आप लोग यहां पर पूरा पूरा काम आप लोग करते हैं, और ये जो है ये लेवल लाइन होती है, ये इस जो कर्व्ड सरफेस है ना, इस कर्व्ड सरफेस का बिल्कुल क्या है, पैरेलल पार्ट है। तो अगर आप अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो, सीधी सी बात है, इफेक्ट जो रहेगा कर्वेचर का वो क्या दिखा रहा है कि अगर मान लो कर्वेचर का इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से यहां पर पता क्या हो रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग एक्चुअल में क्या चलनी चाहिए थी, एमएसएल आपका ऐसा है, एमएसएल आपका ऐसा है, एमएसएल से आप एलिवेशन देखते हो, एमएसएल से ये एलिवेशन आप लोग देख रहे हो इस पॉइंट का, एमएसएल से इस पॉइंट का एलिवेशन दिखोगे आप लोग, है ना, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आप लोग रीडिंग ले रहे हो ऐसी, या रीडिंग ले सकते हो ऐसी। अगर रीडिंग ऐसी ले रहा हूं तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जो भी मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहती है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं यहां पर क्या करता हूं, ज्यादा वैल्यू घटा देता हूं। घटानी मेरे को कितनी चाहिए थी, इतनी वैल्यू घटानी चाहिए थी। एक्चुअल में तो मेरे को कर्वेचर जितना है ना उतनी ही वैल्यू घटानी चाहिए, तो मेरे को यहां का एग्जैक्ट क्या निकल के आएगा, इसका एग्जैक्ट आरएल निकल के आएगा। लेकिन मैं घटा ज्यादा देता हूं, अब ऑब्वियस बात है मैं घटा अगर वैल्यू ज्यादा रहा हूं, स्टाफ रीडिंग अगर ज्यादा घटा रहा हूं, ऑब्वियस बात है स्टाफ रीडिंग के अंदर क्या हुआ, स्टाफ रीडिंग देखो, स्टाफ रीडिंग इस केस में आपको क्या नजर आ रही है, स्टाफ रीडिंग आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टाफ रीडिंग जब बढ़ी हुई नजर आएगी तो उसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो जगह है वो कैसी है, जगह आपकी नीची है, जगह आपकी लोअर है। तो आप एक तो होता है कि यहां पर मान लो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां पर निकल के आ रही है 105 में से या तो मैं 3 मीटर घटाता या फिर मैं 4 मीटर घटा रहा हूं, तो अब बात है 105 में से 4 घटा रहा हूं तो मेरे को यहां पर ज्यादा नीचे चला गया, तो ज्यादा नीचे चला गया तो मतलब यहां पर आप लोग बिल्कुल लोअर डायरेक्शन में आपको जाते हुए नजर आएंगे।
तो इफेक्ट ऑफ जो कर्वेचर निकल के आता है, कर्वेचर का इफेक्ट आप लोगों को यहां पर लोअर करके देता है, आपको एक्चुअल रीडिंग से लोअर रिजल्ट आप लोगों को देता है। स्टेटमेंट नंबर 2, ये रिफ्रैक्शन की एरर कर्वेचर की एरर के उल्टी होती है, तो यहां पर समझ लो यहां पर आप लोगों को हायर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको रीडिंग क्या करनी थी, रीडिंग आपको ऐसी लेनी थी, लेकिन आप ऐसा देख नहीं पा रहे, रिफ्रैक्शन हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आप रीडिंग इतनी देख पा रहे हो। तो रीडिंग आप लोग क्या कर रहे हो, तो जो रीडिंग आपको इतनी दिखनी चाहिए थी वो एक्चुअल में इतनी दिख रही है, कम रीडिंग घटा पा रहे हो। कम रीडिंग घटा पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि कम रीडिंग घट रही है। देखो रीडिंग बढ़ रही है तो क्या हुआ, लोअर, रीडिंग घट रही है तो इसका मतलब आप लोग की यहां पर हायर आपको दिखेगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों आप लोग के करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अब देखो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है बैक साइड एट स्टेशन ए आपको दे रखा है और यहां पर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। द आरएल आप लोगों को निकालना है। देखो क्या कह रखा है आप लोगों को, यहां पर देखो ये आपका एमएसएल है, ये आपका बेंचमार्क है ना, ये आपका एमएसएल है, ये आप लोगों का बेंचमार्क है ना, ठीक है। इस बेंचमार्क के ऊपर आप लोगों ने स्टाफ रखा और स्टाफ रख के आप लोगों ने यहां पर एक रीडिंग ले ली है ना, स्टाफ रख के आप लोगों ने यहां पर रीडिंग ले ली है ना, ये रीडिंग ले ली, ठीक है, चलेगा, रीडिंग ले ली, चलेगा, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों को कितनी दिखा रहा है, 0.865 और यहां पर आपको दे रखी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इस ए पॉइंट का आरएल निकालना है, यानी ये बेंचमार्क है ना, इस बेंचमार्क का आपको आरएल पूछ लिया इस बार। तो देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना, 561.365, यहां से यहां तक 561.365, इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये इस पॉइंट का आरएल आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द ए पॉइंट है। माइनस कर दो 0.865, यानी कि यहां पर जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 560.55 नहीं 560.500, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये निकलेगा, ये आप लोगों को 560 पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा, 560.500, क्लियर है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एक लेवलिंग वर्क है दैट वाज कैरिड आउट अलोंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट। देखो फॉलिंग ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट पे मैंने आपको बोला रीडिंग क्या करेगी, कंसेक्यूटिव तरह से बढ़ती नजर आएगी। देखो ये रीडिंग आपकी बढ़ रही है, ये रीडिंग आपकी बढ़ रही है, यानी कि ये पहला आप लोगों ने यहां पर पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से दूसरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, फिर बैक साइड है, फोर साइड है, बैक साइड है, फोर साइड है, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। सी ऑप्शन आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर निकलेगा इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। तो बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, क्लियर है, बिल्कुल। बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, है ना, सक्सेसिव रीडिंग आप लोगों ने यहां पर लिया है। तो बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। अगला, इन केस ऑफ अ डंपी लेवल 2 पैक टेस्ट कब करते हैं। देखो जो 2 पैक टेस्ट आप लोगों का किया जाता है ना, सिंपल बता दूं, ये बबल एक्सेस के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों को यहां पर 2 पैक टेस्ट के बारे में आप लोगों को लिखा देता हूं कि ये क्यों करते हैं। लाइन ऑफ कोलिमेशन को आपको पैरेलल बनाना होता है बबल ट्यूब एक्सिस के, है ना, बबल ट्यूब एक्सिस के, उसके लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट आप लोग करते हैं ना, 2 पैक टेस्ट, बस ये याद रख लेना आप लोग, है ना। तो आप लोग यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंट्रोल के लिए पर्टिकुलर किया जाता है। तो यहां पर देख लो आप लोग, तो पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आएगा, दैट वुड कम्स आउट टू बी कि आप लोग यहां पर क्या करोगे, बबल ट्यूब एक्सिस को आप लोग यहां पर पैरेलल बनाओगे लाइन ऑफ कोलिमेशन के साथ इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। तो पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, दैट वुड कम्स आउट टू बी ए। लाइन ऑफ कोलिमेशन टेलीस्कोप को आप लोग यहां पर पैरेलल बनाते हो। बाकी अदर टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रीवियस सेशन के अंदर, है ना, आप वहां से रेफर कर सकते हो। देखो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, लेवलिंग के सवाल हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किए 2019 तक के। मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।